किसी इंसान के लिए ये कितना अजीब हो सकता है जब वो अंतरिक्ष में किसी अनजान जीव से मिलता है। ऐसा जीव जो इंसानी फितरत को समझता हो, इस ब्रह्मांड में भटकता हुआ एक जीव जिसने आकाश गंगाओं को, समय को पार किया हो सुकून की तलाश में, और उसे मिल जाता है दुनिया का सबसे तन्हा इंसान। साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली द स्पेसमैन फिल्म वाकई तारीफ के काबिल है। इंसानी जिंदगी का फलसफा और विज्ञान का संगम जो हमारी सोच को एक अलग ही दुनिया में ले जाए। फिल्म एक किताब पर बेस्ड है। अंत में हम इसका खुलासा करेंगे। बस ये फिल्म वैसी नहीं है जो हर कोई देखना चाहता है, यानी कि कहानी उलझी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। कहानी की शुरुआत होती है एक अलग ही ब्रह्मांड में बसी पृथ्वी से। फिल्म का थीम देखकर लगता है जैसे 1960 या 1970 के आसपास का समय हो। तो हुआ कुछ यूं के 4 साल पहले बृहस्पति ग्रह के करीब अजीब से बादल दिखना शुरू हुए। ये जानने के लिए एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान में एक यूरोपियन एस्ट्रोनॉट को वहां भेजा गया। उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 6 महीने लगने वाले थे। इंसानों ने उस बादल का नाम चोपड़ा क्लाउड रखा था। मिशन का मकसद था उन बादलों के पार्टिकल से कुछ सैंपल्स लाना। हो सकता है कि इससे इंसान को ब्रह्मांड के कुछ गहरे राजों का पता चल सके। तो जब कहानी शुरू होती है तो हम उसी एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जिसका नाम याकूब है। सबसे पहले तो अपना स्पेस सूट पहने हमें वो जंगल में दिखाया जाता है, जो कि यकीनन उसका सपना था, क्योंकि वो पिछले 6 महीनों से अंतरिक्ष में है, बिल्कुल अकेला। धीरे धीरे अब उसकी दिमागी स्थिति पर असर पड़ रहा था, मगर फिर भी याकूब सबसे बेहतरीन लोगों में से एक था जिसे इस खास काम के लिए चुना गया। अब वो जुपिटर के करीब पहुंच चुका था और जल्द ही वो उन क्लाउड्स तक भी पहुंच जाएगा। सपने से जागने के बाद उसे मिशन कमांड से संदेश मिलता है कि आज उसे वीडियो कॉल करनी है, क्योंकि पृथ्वी के लोग उसके मिशन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इतना समय अंतरिक्ष में रहने के बाद याकूब के चेहरे पर इसका असर साफ दिख रहा था। उसके शिप में कई दिनों से एक छोटी खराबी भी थी। वो था बाथरूम का सिस्टम। अक्सर वो खुद से ही ऑन हो जाता, जिस वजह से याकूब की नींद पर असर पड़ता और ये शोर उसे काफी परेशान करता रहता। खैर, याकूब जब ब्रॉडकास्ट के लिए बैठ जाता है, बहुत से लोग उससे सवाल पूछते हैं, मगर उस पर जो गहरा असर हुआ वो एक छोटी बच्ची के सवाल से, जब वो पूछती है कि आपको कैसा लगता है ये सोचकर कि आप दुनिया के सबसे तन्हा इंसान हो। याकूब थोड़ा रुकता है, फिर जवाब देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। माना मैं 50 करोड़ किलोमीटर दूर आ गया हूँ, मगर ये सब मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मुझे इस पर नाज है और हर दिन मैं अपनी पत्नी लिंका से बात करता रहता हूँ, तो मैं दुनिया का अकेला इंसान नहीं हूँ। मगर सच तो ये था कि याकूब वाकई एक तन्हा इंसान था और लिंका से हर दिन बात नहीं हो पाती थी। असल में इन दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, बल्कि काफी दिन हो चुके हैं जब लिंका ने याकूब से बात ही नहीं की। हालांकि लिंका के घर पर एक एडवांस डिवाइस रखी गई है जिससे ये लोग जब चाहें एक दूसरे से बात कर सकते हैं। याकूब कमांड स्टेशन में सिर्फ एक ही इंसान से संपर्क में रहता था। उसका नाम पीटर था। याकूब उसे ही मिशन के बारे में बताता और पृथ्वी से पीटर उसे आगे की बातें समझाता। तो इस बार जब याकूब पीटर से बात कर रहा था, वो उसे कहता है कि टॉयलेट की खराबी मुझे परेशान कर रही है। क्या तुम किसी से कह दोगे ताकि मैं इसे ठीक करूं? और मुझे लिंका की कोई खबर नहीं आई, क्या तुम उस तक मेरी खबर पहुंचाओगे कि वो मुझे कॉल करे? वहाँ पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि लिंका ने अपनी पति यानी याकूब के लिए एक संदेश रिकॉर्ड किया है, जिसमें वो याकूब को छोड़ने की बात कर रही थी और वो काफी दुखी थी। ये संदेश डायरेक्ट याकूब को नहीं मिलते, कमांड स्टेशन इसे चेक करने के बाद ही भेजता था। ये संदेश देखकर उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि याकूब पहले से ही काफी थका हुआ है। उसकी दिमागी हालत भी अब ठीक नहीं लग रही। मिशन पूरा होने में बस कुछ ही समय है। अगर वो ये बुरी खबर सुनेगा तो मिशन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए डायरेक्टर ये संदेश ना भेजने की सलाह देती है। वहाँ याकूब को सोने में दिक्कत होती थी, इसलिए हर रात वो नशे की दवा लेता था। एक रात वो अचानक नींद से जागा तो उसे अपने चेहरे में कुछ महसूस हुआ। आईने में देखने पर उसे ये डरावना मंजर देखना पड़ा कि उसके मुंह से एक बड़ी सी मकड़ी बाहर आने की कोशिश कर रही है। यकीनन ये भी उसका एक बुरा सपना ही था, मगर उसके लिए अब हालात बदलने वाले थे। अगले दिन उसे पीटर के अलावा किसी और की ट्रांसमिशन भी मिलती है, एक आवाज जो मदद मांग रही थी। इस पर याकूब को शक होने लगा। पीटर से इस बारे में पूछता है। वो बताता है कि यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। क्या वो कोरियन भाषा में बोल रहा था? याकूब जवाब देता है कि नहीं। भला वो कोरियन में क्यों बोलेगा? पीटर समझाता है कि असल में साउथ कोरियन के वहां पहुंचने की खबर मिली है, इसलिए याकूब को पहले ही उन चोपड़ा क्लाउड्स के सैंपल लेने होंगे। अगली रात याकूब की नींद शोर की वजह से खुल गई। वो चेक करने गया तो कुछ सामान बिखरा पड़ा था। टॉयलेट का वो पाइप अब भी आवाज कर रहा था। जैसे ही याकूब उसे बंद करने के लिए दरवाजा खोलता है, सामने उसे एक विशाल मकड़ी नजर आई। विश्वास करना मुश्किल था, और इससे भी अजीब ये था कि वो मकड़ी बात कर रही थी। याकूब एकदम से घबरा जाता है।
खुद को एयरलॉक में बंद करके पीटर से कहता है कि तुरंत ही शिप को कंटेमिनेट करो। पीटर बताता है कि सेंसर पर तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। याकूब कहता है कि वहां पहुंचने से पहले ये करना जरूरी है पीटर। हालांकि याकूब बहुत घबराया हुआ था, मगर वो इस बारे में पीटर को नहीं बताता क्योंकि ये सब उसका वहम भी तो हो सकता है। वो एलियन जीव याकूब से कह रहा था कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है पतले इंसान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खैर, शिप को कंटेमिनेट किया जाता है। बाहर निकलने पर याकूब को लगा शायद वो एलियन जीव जा चुका होगा, मगर ताज्जुब की बात थी कि वो वहीं पर था। कहता है कि फिक्र मत करो पतले इंसान, पृथ्वी की दवा से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पीटर को याकूब की फिक्र थी। वो बार बार पूछ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है, मगर याकूब सच छुपाने में अच्छा था। याकूब उस एलियन जीव से पूछता है कि क्या तुम असली हो, तो वो जीव जवाब देता है कि हाँ, जितना कि तुम हो। याकूब उसे छूने की कोशिश करता है, जिस पर वो जीव कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे कबीले में शरीर को नापाक नहीं करते। याकूब घबराया हुआ था, हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो मेरे शिप पर। तो वो एलियन जीव कहता है कि मैंने अंतरिक्ष में बहुत सफर किया, आकाश गंगाएं पार की, समय को पार किया। मैं तुम्हारे सौर मंडल से गुजर रहा था, तब मेरा ध्यान पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों पर गया। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। मैंने तुम लोगों की भाषाएं सीखी, बहुत कुछ जाना तुम्हारे बारे में, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाया। और फिर मेरा ध्यान तुमने खींचा। तुम्हारी तन्हाई मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। सोचा 1-2 दिन तुम्हें पढ़ूं, मगर और जानने का मन किया। अंत में मैं मजबूर हुआ यहाँ आने पर। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर ये अजीब सी बातें सुनने के बाद तो याकूब और डर गया। लगा उसे ये एक बुरा सपना है, इसलिए वो सीधा स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है। कुछ घंटे सोने के बाद जब वो जागा, ये सोचकर वो बाहर आया कि शायद वो सब बस भ्रम था, मगर वो एलियन जीव अब भी वहां था। और इस बार तो कुछ अजीब चीजें होती है, जैसे याकूब को अपनी पत्नी लिंका की यादें आ रही थी। याकूब उस एलियन जीव से पूछता है कि क्या ये सब तुम कर रहे हो, तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ पतले इंसान, तुम्हारी साथी तुमसे दूर जा रही है। याकूब कहता है कि मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। वहाँ पृथ्वी पर लिंका को दिखाया जाता है। लिंका इन दिनों प्रेग्नेंट थी। वो अपनी माँ से मिलने गई थी, ये बताने कि वो याकूब को छोड़ रही है। हालांकि उसकी माँ इस बात के हक में नहीं थी, मगर लिंका कहती है कि मुझे उसे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। वहाँ अंतरिक्ष में अभी याकूब को उस एलियन जीव से इतना डर नहीं लग रहा था। हाँ, वो उसे कुछ जगहों पर जाने से मना करता है। वो एलियन पूछता है कि तुम्हारे पास पक्षियों के अंडे होंगे। ये सुनकर याकूब को हैरानी होती है। वो उसे खाने को कुछ देता है, जो कि उस एलियन को काफी पसंद आया। याकूब उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो एलियन जीव बताता है कि मेरा ग्रह खो गया, कीड़ों ने हमला किया, हमारे घर को तबाह कर दिया। मैं किसी तरह वहाँ से भाग आया। मैंने एक लंबा सफर तय किया और मुझे मिले तुम। फिर दोनों उस क्लाउड को लेकर बात करते हैं। एलियन बताता है कि ये बादल ही असली शुरुआत है, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत इसी से हुई थी। और ये भी कहता है कि मैं इसके कुछ दाने खा चुका हूँ बचपन में। ये सुनकर याकूब को हैरानी होती है। वो पूछता है कि तुम कितने साल के हो, क्या तुम शुरू से यही थे, तुम लोग नहीं मरते क्या? एलियन जवाब देता है कि हर चीज का अंत होता है, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा। वो एलियन जी फिर से याकूब की यादों में झांकने लगा, जहाँ याकूब ने लिंका से प्यार के वादे किए थे। याकूब एलियन से कहता है कि तुम मेरे दिमाग में नहीं झांक सकते, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मगर एलियन कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ। तुमने ऐसे वादे क्यों किए जिसे तुम पूरा नहीं कर पाए? जब तुम उसके साथ थे तो उसे वो महसूस नहीं करवाया, और अब जब तुम यहाँ हो उससे बहुत दूर, तो एक तड़प सी है। याकूब एलियन से पूछता है कि तुम्हारा कोई नाम है? वो जवाब देता है कि नहीं, पर अगर तुम कोई नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। याकूब उसका नाम हानूश रखता है। कहता है कि बचपन में मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई थी हानूश नामी इंसान के बारे में। उसने एक घड़ी बनाई। वो घड़ी तारों और ग्रहों के बारे में बताती थी, मगर एक राजा को उसका ये काम पसंद नहीं आया और उसकी आंखें निकाल दी। एलियन जीव को अपना नाम पसंद आता है और ये कहानी भी। खैर, समय गुजरता है। हानूश और याकूब के बीच बहुत बातें होती है। हानूश उसके पिता के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था उनके साथ। याकूब बताता है कि मेरे पिता अच्छे इंसान थे, मगर उनकी सोच अलग थी। उन्होंने काम गलत किए जिससे उन्हें सजा हुई। तो हानूश कहता है कि तुम इसीलिए यहाँ आए हो पतले इंसान, ताकि अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करो। जाग जाओ, तुम मानवता के लिए आए हो। वहाँ पृथ्वी पर लिंका को दिखाया जाता है, जिससे मिलने मिशन की डायरेक्टर आई थी, ये समझाने कि फिलहाल याकूब से अपना रिश्ता ना तोड़े, कुछ दिन उससे बात करे, क्योंकि वो मिशन को पूरा करने ही वाला है। मगर लिंका को अब कोई परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो बस अपने आने वाले बच्चे की। वहाँ अंतरिक्ष में याकूब कुछ ही घंटों में उस क्लाउड तक पहुंच जाता। तभी उसके कंप्यूटर पर वीडियो मैसेज ऑन हो जाता है, जब उसकी और लिंका की बात हुई थी। और इस बातचीत से हम दर्शक समझ जाते हैं कि याकूब उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था। तभी इन्हें रोशनी का एक कण नजर आया, जो इन्हीं के स्पेसशिप में था।
असल में ये उस चोपड़ा क्लाउड का एक जर्रा था। इसे देखकर याकूब काफी हैरान था। वो उसे पकड़ना चाहता था। वो एक जार में उसे कैद करने की कोशिश करता है, मगर वो बड़ा ही अजीब था। वो हर चीज के आर पार जा सकता था। हानूश कहता है कि पतले इंसान तुम इसे पकड़ नहीं सकते। ये लोग अब उन बादलों के बहुत करीब आ चुके थे। याकूब हानूश से पूछता है कि उसके अंदर जाकर मुझे कोई खतरा तो नहीं। हानूश बताता है कि नहीं, वो बस बादल है। मैं समझा नहीं सकता, मगर जब हम दोनों उसके अंदर जाएंगे तो तुम महसूस कर लोगे कि असल में ये क्या है। कुछ देर बाद याकूब का संपर्क कमांड स्टेशन से टूट जाता है। अब वो क्लाउड के बहुत करीब पहुंच चुका था और इस समय उसका कमांड सेंटर से संपर्क बहुत जरूरी था। याकूब अपनी यादों से भी जूझ रहा था, जहां हानूश की बातें उसे और तकलीफ दे रही थी, क्योंकि वो कड़वी सच्चाई को उसके सामने ला रहा था। जैसे जब लेंका को मिसकैरेज हुआ था, याकूब वहां नहीं था। जब भी उसे जरूरत थी, याकूब उसके पास होता ही नहीं। उसका दिमाग काफी पढ़ने के बाद हानूश कहता है कि पहले मुझे लगा था तुम सभी इंसान एक जैसे हो, लालची, बुरे, खुदगर्ज, मगर अब मैं जान गया कि ये सब तुम जानबूझकर करते हो। ये तकलीफ और तन्हाई तुमने खुद चुनी है। तुम अपना अतीत छोड़कर पृथ्वी से भाग आए। अब कर लो अपना मिशन पूरा, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर हानूश वहां से चला जाता है, गायब हो जाता है। और उसके जाने पर याकूब खुश नहीं था। उसे दुख होता है कि अब वो फिर से अकेला रह गया, मगर हानूश लौट के नहीं आता और इस बात से याकूब टूट सा जाता है। हाँ, अब धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक आखिरी बार वो लिंका से बात करना चाहता था, जिसमें पीटर उसकी मदद करता है। याकूब लिंका से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मगर मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही तुम्हें जानने की कोशिश की। मगर अब मैं सिर्फ घर लौटना चाहता हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ही मेरा सब कुछ हो। लिंका उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी, मगर उसकी बातें सुन रही थी। इसके बाद याकूब कुछ पल रोते हुए दुख में बिताता है। सच्चाई को मानने से उसका दिल हल्का हो गया, इसलिए हानूश भी वापस लौट आया, जिसे देखकर याकूब खुश था। कहता है कि तुम दोबारा ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना। हानूश कहता है कि मैं जानता था तुम्हारी तरह मैं भी ये अकेले नहीं कर सकता। हम दोनों को मिलकर उन बादलों में जाना होगा, मगर मैंने तुमसे एक बात सच नहीं कही थी। हानूश को कुछ हो रहा था, वो कमजोर लग रहा था। याकूब वजह पूछता है तो हानूश बताता है कि उन कीड़ों ने हमारे ग्रह पर हमला किया, हमारी जाति को खत्म किया, मगर मुझसे देर हो गई। असल में वो कीड़े मेरे अंदर है, जो मुझे अंदर से कमजोर कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब मैं खत्म होने वाला हूँ। ये सुनकर याकूब को बहुत दुख होता है। वो हानूश को गले से लगाता है और फिर कुछ घंटों में इनका ये स्पेसशिप उस क्लाउड में दाखिल हो गया। समय था सैंपल लेने का। पृथ्वी पर भी सभी इस पल का इंतजार कर रहे थे। समस्या ये थी कि काफी कैमरास खराब हो चुके थे, इसलिए कोई भी इन्हें देख नहीं पाता। जैसे ही इनका स्पेसशिप क्लाउड में प्रवेश करता है, सिस्टम फेल होने लगा और हानूश भी स्पेसशिप से बाहर चला गया। कमांड स्टेशन से याकूब को आदेश मिलते हैं कि वो शिप को वहां से निकाले, मगर याकूब को हानूश की फिक्र थी, इसलिए स्पेस सूट पहनकर वो उसे लेने बाहर गया। मगर अब हानूश कमजोर हो चुका था। खैर, वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पकड़ लेता है, जिस पर हानूश उसकी तारीफ करता है कि तुम मेरे लिए बाहर आए। जैसे ही ये दोनों उन बादलों में चले गए, अजीब अजीब सी चीजें और दृश्य इन्हें दिखना शुरू हुई। हानूश याकूब से कहता है कि यही सब कुछ है। शायद उसका मतलब कि ब्रह्मांड इसी से बना है, क्योंकि यहाँ भविष्य, अतीत और वर्तमान था। इतना अद्भुत नजारा देखकर याकूब कहता है कि मैं हमेशा से गलत था, मगर अब मैं समझ चुका हूँ। उसे लगा वो भी खत्म होने वाला है, मगर हानूश कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। मगर खुद हानूश को वो कीड़े खा लेते हैं और वो खत्म हो जाता है। याकूब बस ये देख रहा था। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। दूर से कोरियन का अंतरिक्ष यान इस ओर आ रहा था और खुद याकूब का स्पेसशिप उस क्लाउड में कहीं खो गया। याकूब को बचा लिया जाता है उस कोरियन शिप द्वारा। पृथ्वी पर सबको लगा कि शायद वो मर गया था, मगर कुछ हफ्ते बाद ये खबर सुनकर के वो जिंदा है, सबसे ज्यादा खुशी लेंका को होती है। सब कुछ पीछे छोड़कर अब याकूब को बस अपनी पत्नी की फिक्र थी। वो उससे बात करता है, वो पहली मुलाकात याद करवाता है, एक अच्छा साथी बनने का वादा करता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म का अंत। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म को अपने नजरिए से देखूं तो मुझे इसमें इंसानी भावनाओं की झलक नजर आती है। हानूश याकूब के अंदर की आवाज थी, उसका ज़मीर जो उसे सच से रूबरू करवाना चाहता था। ये कहानी इंसान की तन्हाई, खुदगर्जी, मकसद, प्रेम, वफा और उत्सुकता को बयां करता है। हानूश बस याकूब की कल्पना थी जो खुद को समझने में उसे मदद कर रहा था। इसी तरह की दो फिल्में हैं जिसका आप कोई एक मतलब नहीं निकाल सकते, जैसे 2019 वाली एडेस्ट्रा और 2002 वाली सोलारिस। ये कहानियां इंसान जैसी ही है। आप चाहकर भी इसे समझ नहीं पाओगे, जिस तरह लोग इंसान को नहीं समझ पाते। बस देखने पर यह महसूस हो जाती है कि वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है कि द स्पेसमैन की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कहानी को लेकर अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।